Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing revision series जिसका उद्देश्य है कर हर मैदान फतेह। क्योंकि मैं पर्सनली चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स का मैथ्स की वजह से तो सीए फाउंडेशन नहीं रुके। एंड आई नो ये सुन के आप बोर हो गए हो तो बोर हो जाएं, बट टारगेट तो फिलहाल यही है। एंड नाउ टुडे जो हमारा रिवीजन होने वाला है वो होने वाला है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के रिग्रेशन पार्ट का। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेवल 1 रिवीजन। सबसे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एसडीओडी, एमओसीडी, इंडेक्स नंबर किया, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस। एंड नाउ टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ लेवल 1 वाला पार्ट जिसमें हम कवर करने वाले हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन में बच्चा हमें दो ही इक्वेशंस मेनली फोकस सीखनी है, उसी पे बेस सारे क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेंदी फॉर्मूलाज हैं जब आप मॉड्यूल में पढ़ोगे। बट एग्जाम पैटर्न को कंसिडर करते हुए क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली, उसको कंसिडर करते हुए ये रिवीजन सेशन होने वाला है। सो इफ़ देयर आर एनी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हियर जिन्होंने अभी तक रिग्रेशन टच नहीं किया है, या फिर जिन्हें बहुत ये टफ लगता है, या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से दे आर गोइंग टू ओमिट दिस चैप्टर, तो प्लीज़ बच्चा ये 40-45 मिनट का सेशन होने वाला है, आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसका ईजी वाला पार्ट तो कर ही लीजिएगा। मैं क्लासरूम में इधर उधर बहुत सुन रही हूँ कि मैम कोरिलेशन नहीं बन रहा है या रिग्रेशन नहीं बन रहा है, हम ये छोड़ देते हैं। आई होप कल का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिग्रेशन। बच्चों इसकी बात की जाए अगर हम, तो हमें पता है कि ये 3 to 5 मार्क्स का चैप्टर है। मेनली 4 to 5 के क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, उसके बाद आप देखोगे तो 5 मार्क्स का ही आया है। ठीक है, हम बात करते हैं रिग्रेशन में। कल हमने देखा था कि अगर मैं प्राइस और डिमांड की बात कर रही हूँ तो ये डेटा आपस में कोरिलेटेड था, हम देख रहे थे कि कितना कोरिलेटेड डेटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज रिग्रेशन एनालिसिस में। रिग्रेशन एनालिसिस हमसे कहता है कि x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो y की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, तो हम x की वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड करें, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, देखो रीड कर देती हूँ। इन रिग्रेशन एनालिसिस वी आर कंसर्न विद द एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू of another variable on the basis of an average mathematical relation between the two variable। कोरिलेशन में था कि कितना डेटा कोरिलेटेड है, किसी के चेंज होने पे किसको क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में है कि x की वैल्यू इतनी रखेंगे तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब इसमें भी दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, y एंड x। ठीक है, y एंड x। अब यहीं से इसकी आ जाती है डेफिनेशन, मेनली यहीं से आ जाती है कि इसमें दो फॉर्म हमें मिल सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि y हम इवैल्यूएट करें, y को एस्टिमेट करें, या फिर हम x को एस्टिमेट करें। सो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक y है और एक x है। सो सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं y ऑन x, सेकेंड हम फाइंड कर सकते हैं x ऑन y। अब इनका मतलब क्या है? y ऑन x का मतलब है कि मैं y की वैल्यू को फाइंड करूंगी, x मुझे गिवन रहेगा। ठीक है, x ऑन y का मतलब है कि मुझे मेनली x को इवैल्यूएट करना है, y मुझे गिवन रहेगा, y रहेगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ y ऑन x, मुझे y को फाइंड करना है, किसकी हेल्प से? x की हेल्प से। x की हेल्प से हम y को फाइंड कर रहे हैं, सो y हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड करेगा? y डिपेंड करेगा x पे, पर x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका उल्टा हमारा यहाँ हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन जो दी जाती है बच्चों, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब है? x बार और y बार हमारे मीन है, मीन ऑफ x एंड y।
ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये इक्वेशन हो जाती मेरी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यहाँ पे भी x बार और y बार का मतलब हमारा एवरेज है। सो ये तो आपकी नॉर्मल चीज़ है, एवरेज या मीन कह लो या अरिथमेटिक मीन कह लो, ये तो हमारी नॉर्मल सी बात है। व्हाट इज़ न्यू हियर? न्यू आ रहा है यहाँ पे दिस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, यही है हमारा हीरो ऑफ ऑल द रिग्रेशन एनालिसिस, यही हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये दोनों जो चीज़ हैं इनका नाम है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या तो बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, डिपेंड करता है कैसी रिग्रेशन लाइन आपको दी गई है। ठीक है, अब मेन यही है, एक्स बार बी वाई वाई बार आपको फाइंड करना आता है। अब हम देखते हैं ये बी वाई एक्स कैसे कैसे फाइंड करते हैं। सो बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसको फाइंड करने का पहला तरीका देखो, पहला तरीका ये फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। फॉर्मूला बेस्ड तरीका, लेट्स से बी वाई एक्स मतलब बी वाई ऑन एक्स की बात हो रही है, वाई को फाइंड करना है, एक्स गिवन रहेगा वाई ऑन एक्स। सो बी वाई एक्स अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं, सो बी वाई एक्स का बच्चों मेरे पास फॉर्मूला हो जाता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y ऑन x, y को फाइंड करना है, x गिवन रहेगा तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे x आ जाएगा, या फिर ये समझ लो बाद वाला वेरिएबल आएगा। सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का, ये नीचे क्यों नहीं लिखा रहा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है हमारा। इसको थोड़ा बहुत अगर हम सॉल्व करेंगे, रुको, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता था अंडर रूट और दिस जिसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बेशक ओपन कर सकते हैं, ये आज तक कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, सो ये फॉर्मूला मैं नहीं करा रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको आना चाहिए। एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो भी इस चैप्टर का होगा वो आप लोग एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेकिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। सो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला बी वाई एक्स का होता है जिसमें आपको आर की वैल्यू गिवन हो, जब आपको आर गिवन हो। अब व्हाट इज दिस आर हियर? आर बच्चों हमारा हो जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हमने कल पढ़ा था, कार्ल पर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब भी आपको ये गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बी वाई एक्स हो जाएगा आर, वाई एक्स है ना, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये सेकेंड मेथड था जब आपको r की वैल्यू गिवन होगी। नाउ कम्स द लास्ट मेथड टू फाइंड बी वाई एक्स। ये बी वाई एक्स आपको जब फाइंड करना है जब रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सब एक साथ होंगे, इसके फॉर्म में जब आपको इक्वेशन दी होगी तो थर्ड फॉर्मूला आपका बी वाई एक्स हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला बी वाई एक्स आपका हो जाएगा। बी वाई एक्स फाइंड करना है तो माइनस का साइन कंपलसरी लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है और यही सबसे ज़्यादा काम आता है क्वेश्चन में। यही सबसे ज़्यादा 2 मेथड्स काम आते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स से ये थर्ड वाले का मैं एग्जांपल बता देती हूँ। लेट्स से मेरे पास इक्वेशन होती 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
सो क्या आप इसमें बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर सकते थे? यस, बी वाई ऑन एक्स हो जाता माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2 डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब वाई के पहले क्या लिखा है, सो ये बी वाई एक्स हो जाता मेरा -2/3। इज दिस क्लियर? सो ये 3 मेथड पे ही बुक में दिए गए 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आई नो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बट ये 3 चीज़ें आपसे बननी चाहिए, 3 भी नहीं, फर्स्ट वाला फॉर्म कभी नहीं पूछा जाता, तो ये सेकंड और थर्ड चीज़ें आपको बननी चाहिए। तो ये था हमारा बी वाई एक्स। अच्छा, अब इसका मैं उल्टा लिखती तो इसका उल्टा वाला पार्ट आप समझ जाओगे। बी वाई एक्स हो गया, इसी तरीके से बी एक्स वाई होता था, बी एक्स वाई हो सकता था। बी एक्स वाई कब होगा? जब आप फाइंड कर रहे होते रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई फाइंड कर रहे होते तो बी एक्स वाई हो जाता कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड मेरा बी एक्स वाई हो जाता कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। थर्ड फॉर्मूला हो जाता जब आपको एक इक्वेशन दी होती ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आपका बी एक्स वाई हो जाता माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उल्टा करना है, यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ y दिया है तो पहले y आएगा फिर x आएगा, ठीक है। सो इसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये समरी देख सकते हैं, ये ऊपर जो मैंने चीज़ लिखी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना जब आपको एक नोन वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो। इसका मैथमेटिकल रिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x हो जाता है r सिग्मा, सिग्मा y होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड y ऑन x हो जाता है दिस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में समझ में आता है बट साइलेंटली कर देते हैं तो स्टूडेंट समझ में नहीं पा पाते। आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की साइन हमेशा सेम रहता है। अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। अगर बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा, आर भी नेगेटिव होगा। सो ये क्वेश्चन को फाइंड करते में आप फाइंड करेंगे, अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव टिक करेंगे, बी वाई एक्स नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव टिक करेंगे, ठीक है। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा, ये हमने फॉर्मूला फिर से ये पढ़ा। अच्छा, अब हमने बात करें, हमने अभी तक बात की कि इसको कैसे लिखते हैं, रिग्रेशन लाइन को किसके हेल्प से लिखा जाता है? रिग्रेशन लाइन को इस फॉर्मूले से लिखा जाता है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, या फिर x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स y माइनस वाई बार। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, सो आपको ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से दिख रहा होगा। आपको जो फॉर्मूला मिलेगा इन लाइंस का, लेट्स से मैं फाइंड करती y ऑन x की रिग्रेशन लाइन, y ऑन x की रिग्रेशन लाइन को दिया जाएगा किससे? दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। किससे दिया जाएगा? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे ये a और b क्या हैं? कांस्टेंट हैं। a और b हमारे क्या हैं? a और b हमारे कांस्टेंट हैं और b को हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है, b को हम स्लोप कहते हैं और a को हम क्या कहते हैं? a को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, a को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। इसी तरीके से अगर मैं x ऑन y की बात करती, इसी तरीके से अगर मैं x ऑन y की बात करती, x ऑन y रिग्रेशन लाइन की बात करती बच्चों, x ऑन y रिग्रेशन लाइन की बात करती, तो मैं इसे लिखती x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। सिमिलरली ए बी यहाँ पे कांस्टेंट होते, ए बी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते थे, बी हमारा अगेन कहलाता स्लोप और एक्स हम ए हमारा क्या कहलाता? ए हमारा कहलाता इंटरसेप्ट, ए हमारा क्या कहलाता? इंटरसेप्ट, और बी हमारा कहलाता स्लोप जो होता है 1 बाय बी एक्स वाई। इस स्लोप की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय बी एक्स वाई, और इस स्लोप की वैल्यू हो जाती है बी वाई ऑन एक्स, ठीक है। इस पे बेस इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं पर याद ध्यान में रखेंगे। सो ये हमने देखा। अच्छा,
ये मैंने इसका क्वेश्चन में कोई नहीं करा रही हूँ, बी वाई एक्स का जब आप कोवेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूरा पार्ट ओपन करोगे तो ये आपको वैल्यू मिलती है बी वाई एक्स की। बी वाई एक्स हो जाता है आपका एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन समीशन ऑफ, ये एक फॉर्मूला आपको देता है। कल भी हमने ऐसे फाइंड नहीं किया था, पहले हमने कोवेरिएंस फाइंड कर लिया था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया था, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया था। कार पर्सन में हमने यही किया था। तो इफ वैसे तो आज तक एग्जाम में नहीं आया है, पर इफ आ जाए तो कोवेरिएंस फाइंड कर लेना सुकून से, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना, ये लर्न करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक आध कोई क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्राइजेज ऑफ 2 शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है, कंपनी ए मान लो ये एक्स वेरिएबल होती, कंपनी बी मान लो ये वेरिएबल होती, ये हमें एक्स का मीन दिया है, ये हमें y का मीन दिया है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है x का, और ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है y का। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मतलब बी वाई एक्स या बी एक्स वाई। सो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन हमें दिया है, कोरिलेशन हमें दिया है r। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए। देखो पकड़ लो इसे अच्छे से, सुकून से समझो बच्चों, बहुत इजी है, दिमाग में से ये हटा दो कि ये टफ है। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए। शेयर ए को हमने किससे लिखा है, शेयर ए को हमने लिखा है एक्स से, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। करस्पॉन्डिंग टू अ प्राइस ऑफ 60 रुपीज ऑफ शेयर बी। शेयर बी जो है मतलब y की वैल्यू जो है 60 है। इतना सिंपल तो है, इतना 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहले हम इतना फाइंड कर लेते हैं। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि y की वैल्यू हमें 60 दी है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.48 दिया है, मतलब जो कंपनी ए का शेयर और कंपनी बी का शेयर है वो कोरिलेटेड है। तो कोरिलेटेड डेटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कोरिलेटेड डेटा के लिए इक्वेशन क्या होगी, रिग्रेशन की। अच्छा पहले देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम यूज़ करेंगे x ऑन y। जो फाइंड करना रहता है वो पहले आता है, x की वैल्यू फाइंड करना है तो x ऑन y, y की वैल्यू फाइंड करना है तो y ऑन x। तो x ऑन y की वैल्यू क्या हो जाती है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। अब इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, x की वैल्यू तो आपको फाइंड करना है, x बार की वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है 44, बी एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू 60 आपको पता है, और y बार की वैल्यू भी 58 आपको पता है। तो जितनी चीज़ें हमें मालूम है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी है x बार यानी कि मीन ऑफ शेयर ए, हमें क्वेश्चन में गिवन था 44। सो 44 बी एक्स वाई हमें मालूम ही नहीं था, और y मालूम है हमें, y की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है 60 और y बार क्वेश्चन में दे के रखा है 58। जैसे ही हमने ये सारी वैल्यू पुट करी तो हमें पता चल गया प्रॉब्लम ये है कि हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं पता। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट भी एक्स वाई नहीं मालूम, तो ध्यान दो कितने फॉर्मूलाज हैं आपके पास, 3 फॉर्मूलाज ही तो थे कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। क्या आपको कोवेरिएंस की डेटा दिया है क्वेश्चन में, नहीं। क्या आपको आर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, यस, क्योंकि आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है तो आप यही वाले मेथड से इजीली बी एक्स वाई फाइंड कर सकते हो। सो अब आर की हेल्प से आप फाइंड कर लोगे क्या, आर की हेल्प से आप फाइंड कर लोगे बी एक्स वाई। तो अलग फाइंड कर लें बी एक्स वाई, या यहीं की यहीं पुट कर दूं, चलो बी एक्स वाई अलग फाइंड कर लेते हैं। तो बी एक्स वाई हो जाएगा आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर क्वेश्चन में दिया था 0.48, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स था 5.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई था 6.3। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 0.48 मल्टीप्लाई 5.6 डिवाइडेड बाय 6.3
सो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.42666। ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर दें, x माइनस 44 0.42666, 60 माइनस 58 कितना हो गया 2। अब बस ये तो इक्वेशन है, सबको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करो। तो मल्टीप्लाई किया 2 से और प्लस कर दिया हमने यहाँ 44। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई बच्चों 44.8533। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है, इतना लेंदी क्वेश्चन भी, पर ये भी हमने सॉल्व कर लिया। वो भी ये क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन था। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कोरिलेशन रिग्रेशन इज इजी। ठीक है, अब नाउ आई एम गिविंग यू दिस टास्क। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहे थे। ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी। शेयर बी मतलब y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 50 है। तो डू दिस बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ। आई एम प्रिटी श्योर अगर ये चीज़ आपने सुकून से सुनी है तो आप ये डेफिनेटली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। अगर हम रिग्रेशन लाइन समझ में आ रहा है, रिग्रेशन लाइन मतलब एक लाइन की बात हो रही है। ठीक है, लाइन की बात हो रही है, वो लाइन क्या हो सकती है, या तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, या फिर हो सकती थी x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। तो ये बोल रहे हैं कि रिग्रेशन लाइन का जो हमारा रिग्रेशन लाइन है उससे चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ेगा। तो चेंज ऑफ स्केल से अगर फ़र्क पड़ेगा तो क्या होगा हमारा नया वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट। नया वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम एक क्वेश्चन से आराम से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन नीचे होगा आई गेस, तो इसको हम एक क्वेश्चन से आराम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड u इज दिस, बिटवीन अदर वेरिएबल y एंड v इज दिस, and the regression coefficient of y on x, regression coefficient y on x is 0.80, what would be the regression coefficient of bu? So regression coefficient of vu कितना होगा? So ये change of origin, change of scale सबसे इंटरेस्टिंग है ऑफ रिग्रेशन। देखो क्या करना है आपको, आपको vu का रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए ना, तो vu का रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा bvy(x) मल्टीप्लाई विथ व्हाट, y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। bvu क्या हो जाएगा, by(x) मल्टीप्लाई विथ कोफिशिएंट ऑफ y divide by coefficient of x. But what is this coefficient of y, coefficient of x? जब आप ऊपर दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे, जब आप ऊपर दी गई दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, तब y और x का कोफिशिएंट लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, समझ लो, समझने से समझ में आएगा, करने से समझ में आएगा। तो देखो ये क्या है, आपको दिया था u प्लस 3x इज इक्वल्स टू 10। u को फाइंड कर लो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 3x, और v आपको कितना दिया था 2y प्लस 5v आपको दिया था 25। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि v के इक्वल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, u और v जिनकी ये बात कर रहे हैं वो वैल्यूज फाइंड कर दी। अब देखो आपको दिख रहा होगा y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, y का कोफिशिएंट मतलब y के पहले जो लिखा है by(x) 0.80 था, y के पहले लिखा है -2/5, और x के पहले क्या लिखा है, x के पहले लिखा है -3, x के पहले लिखा है -3। सो ये कैंसिल हो गया। अब इस पूरी चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे आराम से कैलसी पे, तो मिल जाएगा। तो ये कितना हो रहा है आपका, आराम से सॉल्व कर लो, 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4 मल्टीप्लाई विथ 0.8 डिवाइड बाय 3। सो ये आपको आंसर मिल रहा है 0.10666।
एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे। सो बी वी यू क्या होगा, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई विथ, पहले y लिखा है तो y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कैसे आएगा, जो v है ना v की वैल्यू फाइंड कर लो, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, x कैसे आएगा, u की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x का कोफिशिएंट मतलब x के पहले, y का कोफिशिएंट मतलब y के पहले, या आप इसे स्केल ऑफ y या स्केल ऑफ x भी कह सकते थे, पता नहीं आपने क्लासरूम में कैसे पढ़ रखा है ये, ठीक है। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। नाउ सेकेंड आए हम सेकेंड बात पे, अगर दो रिग्रेशन लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, मेरे पास दो रिग्रेशन लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन 1 है और ये रिग्रेशन लाइन 2 है, ये रिग्रेशन लाइन 2 है। बच्चों इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जब आप इसे x एक्सिस पे बनाओगे और जब आप इसे y एक्सिस पे बनाओगे, तो ये चीज़ आपको जो मिलेगी वो होगी अरिथमेटिक मीन या फिर मीन या फिर एवरेज। तो यही कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार। x बाय बार बार क्या होता है, x बार y बार होता है हमारा मीन। अब इससे वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन आएंगे अभी आगे क्वेश्चन की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है, ग्राफिकली बहुत क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, द आंसर इज यस। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x एंड x ऑन y। सो r की वैल्यू बच्चों हो जाती है अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। अंडर रूट तो है, अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव होंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, पर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशंस आर, ये रिग्रेशन इक्वेशंस है, अच्छा एक्स प्लस बी प्लस सी वाली रिग्रेशन इक्वेशंस। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है हमारा एक्स बार और वाई बार। एक्स बाय वाई बाय क्या हो रहा था, जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती, मतलब हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो मैथमेटिकल टर्म में बात हो गई, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ही मीन होता है। तो एक वैल्यू आपको दिख रही थी 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू आपको दिख रही थी 4x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑप्शन अप्रोच से हो जाएगा, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 से, इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा 7x माइनस, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर ठीक है अब ओपन कर दिया तो कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट, माइनस 3y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने साइन चेंज करा, ये कैंसिल हो गया, 7 माइनस 12 हमारा कितना हो गया, 12 माइनस 7 भी कैलसी से करना पड़ता है अब, माइनस 5x, और 18 माइनस 33 कितना हो गया 15, सो प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों मिल रही है 3, ठीक है। तो इसी तरीके से y की वैल्यू भी फाइंड कर लेना, तो x की वैल्यू 3 है, मतलब यही x बार है, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब लास्ट पार्ट आता है आपका इस चैप्टर का, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, और फिर आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें प्रोबेबल एरर की, प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर का मतलब इतना है, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यार, बिल्कुल हम फर्स्ट क्लास भूल गए। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन एनालिसिस एंड देन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बैठ के अभी हम एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, तो एनालिसिस तो कर रहे हैं हम, पर प्रोबेबल एरर आपको पहुँचाता है डेटा कलेक्शन पर। आपको मान लो ये पता करना होता कि पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, ठीक है, कितने परसेंटेज लोगों के पास आधार कार्ड है, बिल्कुल अपडेटेड आधार कार्ड है, 2 महीने में ही उन्हें अभी इश्यू करवाना है, ऐसा कुछ उन्हें
फाइंड करना होता अगर, तो हम डेटा को कलेक्ट करते। हम डेटा को कलेक्ट करते तो पूरे इंडिया के लोगों का डेटा थोड़ी कलेक्ट करते। हमारे पास ये जो पूरा इंडिया का डेटा है ये हमारी कहलाती क्या, पॉपुलेशन। पर इस पूरे इंडिया के डेटा को हम फाइंड नहीं करते, हम थोड़ा इंडिया के कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट करते, उसे हम कहते हैं सैंपल। ठीक है, तो ये जो हम सैंपल डेटा लेते हैं बच्चों, इसकी वजह से अगर ये सैंपल डेटा कम है या पॉपुलेशन है या अच्छे से कोरिलेटेड डेटा हमने नहीं लिया, तो एक एरर भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। जो सारी चीज़ों को कंसिडर कर ले उसी को हम कहते हैं प्रोबेबल एरर। द कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ n pairs of value from large population, it is possible to determine the limits of correlation with respect to population। और इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा हो जाता है प्रोबेबल एरर। अब सीधा सीधा रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। प्रोबेबल एरर हमारे पास होता है 0.67, वो यानी कि 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n। √n मतलब कितने लोगों का डेटा लिया गया, आर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा, पी हम लिख सकते थे 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय √n। रटने वाली चीज़ थी। अब ये कुछ और डिटेल्स लिखी हैं कि अगर आर की वैल्यू लेस देन पी हुई तो कोई एविडेंस नहीं है कोरिलेशन का। ठीक है, अगर आर मोर देन 6 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबल हुआ तो द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सर्टेन। अगर आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हुई है तो प्रोबेबल एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबल एरर अज्यूमिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8। कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 है, n की वैल्यू 25 है, तो प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्रोबेबल एरर हो जाता है 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n। सो p की वैल्यू हो जाएगी 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √25। √25, अब ये पूरी चीज़ हम कैलसी उठा के सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.8 का स्क्वायर नेगेटिव +1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाय 3। सो ये PE की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.048। PE की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0.048। 0.8 का स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन था, फिर +1 था, फिर डिवाइड बाय हमने किया √25 से, √25 हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, 0.048। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है इफ R इज दिस n इज दिस, find out the probable error of coefficient of correlation and determine the limits of the population of correlation coefficient। फिर से वही बात पूछ रहे हैं, तो probable error बच्चों कितना हो जाएगा 2/3 1 minus r square divided by √n। so probable error will be 2/3 1 minus 0.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √64। फिर कैलसी उठाएं तो 0.7 का होल स्क्वायर नेगेटिव +1 डिवाइडेड बाय 64 का रूट मतलब 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3। सो प्रोबेबल एरर बच्चों हमें मिल रहा है 0.0425। ये तो हमारा प्रोबेबल एरर हो गया। एक और चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन। लिमिट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी हम बोलते हैं कि हाँ प्लस माइनस इतना हो सकता है। मैम 45 मार्क्स तो हमारा टारगेट है, पर +-3 मान के चले, 48 भी आ सकते हैं, 42 भी आ सकते हैं, तो हम थोड़ा मोटा मोटे हिसाब लेके चलते हैं, तो वही बनती हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स हमारा क्या हो जाता है R + P। सो अगर मैं बात करूं, दो लिमिट हमें मिलती हैं, R + P या फिर R - P। सो ये हमारी कहलाएगी अपर लिमिट और ये हमारी कहलाएगी लोअर लिमिट। तो R + P मतलब कितना हो जाएगा, R था हमारा 0.7, तो 0.7 + 0.0425 और ये 0.7 - 0.025। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमारा कहता है हम फाइंड कर रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हमने फाइंड कर लिया, बता रहा है हमारा डेटा कितना रिलेटेड है। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि R बताता था कि हमारा डेटा कितना रिलेटेड है। लेट्स से इसकी वैल्यू होती है 0.6, तो आपने बोला कि हाँ 0.6 वैल्यू रिलेटेड है, लेकिन अगर आप फाइंड करोगे R स्क्वायर, 0.6 तो समझ गए, पर अगर आपने फाइंड किया R स्क्वायर तो 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
0.36। 0.36 को आप परसेंटेज में फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा? 36%। तो ये आर स्क्वायर 36% है। आर का मतलब हो रहा था डेटा कितना कोरिलेटेड है। तो डेटा कोरिलेटेड मतलब वाई एक्स पर कितना डिपेंड कर रहा था। तो हमें पता चला कि 36% अफेक्ट पड़ रहा है एक्स के चेंज होने पर। वाई का एक्स के चेंज होने पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? 36%। बाकी का जो है अदर वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, अदर फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने मान लो प्राइस और डिमांड की बात करी, तो डिमांड के चेंज होने पर प्राइस कितना चेंज हो रहा है? 36%। तो बाकी का जितना भी परसेंट है वो और दूसरे फैक्टर की वजह से चेंजेस आ रहे होंगे। तो इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। अगर ये 36% था तो 100 माइनस 36 तो 64% किसी और चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं, इसी की एक और डेफिनेशन दी जाती है आर स्क्वायर की, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बात थी। अच्छा, अब अगर हम इसमें बात करें लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट बच्चों कहते हैं कि जो दो कोरिलेशन लाइन है या कोइंसाइड होंगी तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? या तो -1 मिलेगी या 1 मिलेगी। ठीक है, अगर आर की वैल्यू दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड होती हैं, मान लो ये पहली वाली रिग्रेशन लाइन है और इसी पे एक और कोरिलेशन लाइन भी कोइंसाइड हो गई, तो हमारी आर की वैल्यू +1 हो जाएगी। मतलब हमें परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव ग्राफ मिल रहा होगा। पर अगर दोनों लाइंस कोरिलेटेड नहीं हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दोनों लाइन अगर कोरिलेटेड नहीं है तो आर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब होगा कि रिग्रेशन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये पहली वाली रिग्रेशन लाइन थी, ये दूसरी वाली रिग्रेशन लाइन थी, अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन गया, इसका मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है? 0। ये दोनों लाइंस आपस में कोरिलेटेड नहीं हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट, ये इतना हमको कोरिलेशन रिग्रेशन में पढ़ना था। ठीक है, सो अभी तक हमने इस वाले की हमारी प्रैक्टिस बची है। मेन अब हमें इनकी प्रैक्टिस करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई सेट ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहीं के यहीं अटैच कर दिए थे। प्रोबेबल एरर के हमने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जितने भी थे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन के बचे हैं। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो द रिग्रेशन कोफिशिएंट, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, 37 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट हमारे सेशन के। कुछ 15, 20, 25 मिनट्स और लगेंगे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कर लेते हैं हम, अच्छे से हमारा रिवीजन हो रहा है आई गेस। ठीक है, सो द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू, किससे फर्क नहीं पड़ता था? चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ स्केल से तो चेंज हो जाएगा। BU-V हमारा क्या हो जाएगा? BXY और कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ योर बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ योर बुकलेट क्या कह रहे हैं? द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन फॉल्स एट एक्स एक्सिस। यही वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन थे जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी कि इंटरसेक्शन वाले में से, क्योंकि ग्राफ इन्वॉल्व है तो कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है बहुत तगड़ा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहे हैं जो दोनों रिग्रेशन लाइन्स थी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए था बच्चों, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो हो जाता है x,0, मतलब y वाला कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अगर x,0 हो गया, x की वैल्यू भी दे रखी है। x की वैल्यू क्या दे के रखी है? x की वैल्यू दे के रखी है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे के रखा है। तो बोल रहे हैं मीन ऑफ y विल बी व्हाट? अगर लाइन x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पर है तो y वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा, और यही y वाला पॉइंट तो मीन होता था। तो मीन हमें कितना मिला? मीन हमें मिला 0। बाकी सारी चीज़ें यहीं पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए था। बाकी ये सारी चीज़ें आपको उलझाने के लिए दी हैं। अगर
इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y का मीन 0 होगा, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट y एक्सिस पर है तो x का मीन 0 होगा। ये आपको ध्यान में रखना था, बाकी सारा डेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी टू वेरिएबल्स x एंड y रिग्रेशन इक्वेशंस आर, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, प्रॉपर्टी कहती थी कि एक्स वाई की वैल्यू ही अरिथमेटिक मीन होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही अरिथमेटिक मीन है, या फिर एक्स वाई की वैल्यू ही अरिथमेटिक मीन है। तो देख लो ये एक्स वाई की वैल्यू दिख तो रही है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए की बात करूं तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख के देखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। वेरीफाई हो रहा है। इधर देखो, इधर वैल्यू रख के देखते हैं, इधर वैल्यू रख के देखें तो ये कितना हो रहा है 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5 0। ऑप्शन ए सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाई एक्स अगर इतना है, बी एक्स वाई इतना है तो आर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। आर एक्स वाई हमारा होता था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। इफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे ब्रेन वर्क बच्चों ये था, यहाँ पे ब्रेन वर्क ये था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू नेगेटिव थी तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। सो माइनस 1.6 मल्टीप्लाई विथ माइनस 0.4, सो ये हो गया नेगेटिव 1.5 मल्टीप्लाई 0.4। सो हमने मल्टीप्लाई किया, सो ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है माइनस 0.8। माइनस 0.8 इस नेगेटिव साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बी वाई एक्स वाई और आर का साइन सेम होता है, और आर का साइन सेम होता है। ये देखो आपको दोनों नेगेटिव दिखे तो आर भी नेगेटिव होना चाहिए था। दिस इज द कॉन्सेप्ट। कह रहे हैं द स्ट्रेट लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन is this and the slope is horizontal। again the important question, graphical based question है, थोड़े से टफ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। एक्स एक्सिस है, बोल रहे हैं जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है। अब यार अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बी की वैल्यू भी 0 रहेगी। y इज इक्वल्स टू ए, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो अगर x की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू भी तो 0 ही मिलेगी ना, 0 इंटू बी कुछ भी कर लो आपको 0 ही मिलने वाला होगा। तो ये b जो हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू ए है, सो y इज इक्वल्स टू ए मैं बोल सकती हूँ 0 इंटू एक्स, तो b की वैल्यू इज 0। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे ध्यान में रख सकते हो। नाउ इफ y इज इक्वल्स टू दिस, x इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, y की वैल्यू भी दी है, y की इक्वेशन भी दी है और x की इक्वेशन भी दी है, तो r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, r की वैल्यू हो जाती है हमारे पास अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये इक्वेशन होती y ऑन x के लिए, तो अगर ये y ऑन x के लिए होती तो बी वाई एक्स कितना हो जाता, मैंने आपको अभी बताया था, बी वाई एक्स होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। उल्टा करते हैं, पहले मैंने बी वाई एक्स बहुत सुकून से समझाया था। बी वाई एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है -9 और y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1, तो बी वाई एक्स आपका आ गया 9। सिमिलरली आप बी एक्स वाई फाइंड कर लें तो x माइनस 0.01 y आपका 0 था, तो बी एक्स वाई हो जाएगा मेरा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x।
सो y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, -0.01 और x का कोफिशिएंट 1, तो बी एक्स वाई कितना आ गया, 0.01। दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं तो हमें आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये दोनों आंसर गलत हो गए। सो बस अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 9 × 0.01 अंडर रूट। सो आंसर आ रहा है हमारा 0.3। सो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0.3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशंस आर व्हाट, मीन x बार y बार। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबल एरर, हमें प्रोबेबल एरर फाइंड करना है। प्रोबेबल एरर हमारा क्या होता था, 2/3 1 - r² डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो 2/3 1 - r², तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 अंडर रूट 10 का 10 डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ 36। इस पूरी चीज़ को क्वेश्चन से सॉल्व कर लें तो 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू +1 and then divided by root 36 मतलब 6 and multiply with 2 divided by 3। so ये आ रहा है 0.0666। प्रोबेबल एरर हमारा क्या आ रहा है, 0.066666 which is nearly equal to 0.067 which is option B, so कुछ इस हिसाब से हमें आंसर मिल रहा है। Now next question, the coefficient of determination is what? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता था हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएबल वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। अब ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या हो जाता था, 1 - अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। ये दोनों ही फॉर्मूला सही हैं, लर्न करने वाली चीज़ है ये, तो देख लेना बोथ ए एंड बी आर दी आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन BYX एंड BYX। अब आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हो, आपको रिलेशन मालूम था, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, फिर हार्मोनिक मीन उससे छोटा, यही होता था ना, ग्रेटर देन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कोरिलेशन कोफिशिएंट पे बेस, तो इस एक्सप्रेशन से उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो ज्योमेट्रिक मीन हमारा मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट इससे मिलेगा, तो उसके हिसाब से अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का आप एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो। नाउ R अगर 0.6 है तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता था 1 - r², सो 1 - 0.6 का होल स्क्वायर, तो 0.6 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्लस माइनस की +1, सो ये मुझे मिल रहा है 0.64। सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना आ गया, 0.64। Next, if two regression line are then find the value of coefficient of correlation। R की वैल्यू बच्चों फिर से फाइंड करना है। R की वैल्यू अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, BYX × BXY। R की वैल्यू हमने अभी तो फाइंड करी थी, अब एक बार फाइंड कर लेना, यहाँ से भी R की वैल्यू, यहाँ से BYX फाइंड कर लेना, यहाँ से BXY फाइंड कर लेना। BYX कैसे फाइंड करेंगे, माइनस y का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट। BXY कैसे फाइंड करना है देख लेना, ठीक है। फिर ये सेम क्वेश्चन है, इफ़ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, अगर दो वेरिएबल कोरिलेटेड नहीं है, सो रिग्रेशन लाइन कैसी होती थी, रिग्रेशन लाइंस आर 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y को फाइंड कर रहे हैं, मतलब बात हो रही है y on x की। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x बताना है। ओके, रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x मतलब BYX बताना है। BYX क्या हो जाएगा, R स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो R दिया है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 8 और दिस विल बी 5, तो 0.8 × 8 डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 1.28। बहुत बोरिंग सा चैप्टर है ये, पता नहीं आप लोगों को क्यों टफ लगता है। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.7, द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर इज व्हाट। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.7 है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। सो R स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 49%, मतलब 49%
तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड, मतलब y का अगर फाइंड कर रहे हैं तो x की वजह से जो कोरिलेशन आ रहा है आपस में वो 49% आ रहा है। तो अनअकाउंटेड फॉर मतलब जो दूसरे जितने भी फैक्टर्स थे जिन्हें कंसिडर नहीं किया उस पर कितनी डिपेंडेंसी थी, तो 100 से माइनस करा, 49% को 100 में से माइनस करा तो हमें कितना मिल जाएगा 51%। सो ये हमारा आएगा 51%। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की यहाँ से एक तरीके से बात हो रही थी। ठीक है, एक ही अच्छा क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये दो लाइन यूज की जाती हैं रिग्रेशन लाइन को बनाने के लिए, तो बताइए रिग्रेशन लाइन y ऑन x क्या होगी। बच्चा रिग्रेशन लाइन y ऑन x आपकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये a और b क्या थे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये a और b कोई कांस्टेंट्स होंगे, कोई कांस्टेंट नंबर होंगे, उसी के लिए तो ये दो चीज़ें दी थी आपको। ये a और b की इक्वेशन दो दी है, यहाँ से a b की वैल्यू फाइंड कर लो। 5a प्लस 10b अगर 40 के इक्वल है और 10a प्लस 25b अगर 95 के इक्वल है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 80 एंड देन 10a प्लस 25b इज इक्वल्स टू 95। माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 5b, 95 माइनस 80 कितना -15, तो b की वैल्यू हमें 3 मिल गई। b की वैल्यू 3 मिल गई तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा 50, 50 डिवाइड बाय 5 10, b की वैल्यू 10। अच्छा नहीं, हाँ इतनी जल्दी मत करो गुलजार अंसारी, सॉल्व कर लो सुकून से। तो हमारी इक्वेशन थी 5a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 40, 80 गलत ले लिया मैंने, सही किया था। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10 इंटू 3 40, तो 40 माइनस 30 10 डिवाइड बाय 5, a की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब यहाँ हम वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ गई 3, तो 2 प्लस 3x आंसर हो गया हमारा c। सो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर आया हमारा c। इज दिस क्लियर। सो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस। इसमें एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बच्चों छूट गया है, पता नहीं स्लाइड में मैंने डाला तो था। सो अब हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े, फिर वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया है, आई डोंट नो कैसे छूट गया है। कोरिलेशन एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो रिग्रेशन इसी में मिलेगा, सेम पीडीएफ है कि अलग अलग पीडीएफ है, वरना पीडीएफ भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो रिग्रेशन एनालिसिस की हम बात कर रहे थे बच्चों। रिग्रेशन में हमने देखा कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को देखने की मैं बात कर रही थी, किसी को जानना है ना कि कोवेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे तो वो ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। बाकी सारे कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, बस एक बचा है हाउ टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन बी ऑन एक्स और बी ऑन वाई, वो क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो वो ज़रा मैं देख लेती हूँ। वेयर इज दैट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये क्वेश्चन हमारा रह गया है। देखो, फॉर द वेरिएबल x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशन आर दिस एंड दिस, ये स्लाइड में था तो क्वेश्चन। अच्छा, दो क्वेश्चन होंगे तो मैंने एक स्किप हो गया मुझसे, वेट, प्रॉपर्टीज के बाद होना चाहिए, ये रहा, ये रहा। हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है बच्चों, हमें ये दो इक्वेशंस गिवन थी। ठीक है, अब इसमें से एक इक्वेशन जो है वो है y ऑन x की, और एक इक्वेशन है x ऑन y की। एक इक्वेशन y ऑन x की है, एक इक्वेशन x ऑन y की है। तो हमसे पूछ रहे हैं बताइए इसमें से कौन सी इक्वेशन y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन की है। क्वेश्चन समझ में आया, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसमें बस आपको इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, तो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और -1 से छोटी नहीं होना चाहिए। तो ये वेरीफाई आपको करके देखना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं अपनी मर्जी से मान लेती हूँ कि ये वाली इक्वेशन है
y ऑन x की और ये वाली इक्वेशन है x ऑन y की। अपनी मर्जी से हमने ये चीज़ कंसिडर कर ली। अब अगर हमने ये अपनी मर्जी से कंसिडर कर ली तो बी वाई एक्स आप फाइंड कर सकते हो। बी वाई एक्स क्या होगा? माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो बी वाई एक्स आ गया 7/3 और 7/3 का मतलब हो गया 2.3333। 2.333। इसी तरीके से आप फाइंड कर लो x ऑन y। बी एक्स वाई का फाइंड करें तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा? y का कोफिशिएंट, सो y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। सो ये वैल्यू कितनी आई? 1/4। 1/4 मतलब 0.25। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2.333 मल्टीप्लाई विद 0.25। तो 2.33 मल्टीप्लाई विद 0.25 अंडर रूट। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.76। r की वैल्यू 0.06 आ रही है विच लाइज बिटवीन -1 to 1। सो हम कह सकते हैं कि जो हमने कंसिडर करा था शुरू में, हमने क्या कंसिडर करा था कि ये y ऑन x है, सो यही वाली इक्वेशन सही है। सो बी y ऑन x हमारी क्या हो जाएगी? 7y - 3y - 18 = 0। ये सही बात है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। समझ में आ गया? तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बी वाई एक्स फाइंड कर लेना, बी एक्स वाई फाइंड कर लेना, एक को वाई ऑन एक्स। अच्छा, इसका उल्टा भी मान के देख लेना। इसको एक बार एक्स ऑन वाई मानना और इसको वाई ऑन एक्स मान के देना। अगर इसमें भी कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से 1 के बीच में आता है तो आप बोलोगे इसमें से कोई सी भी हो सकती है। अगर 1 से बड़ा आ गया या -1 से छोटा आ गया तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। सो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमारा रह गया था। बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने कवर कर लिए हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का एक आध क्वेश्चन हमें और मिल जाता तो अच्छा रहता, बट ठीक है। दिस वी हैव डन। कोरिलेशन कोफिशिएंट का तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। देन एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे आके हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बुकलेट में कुछ 40-50 क्वेश्चन थे कोरिलेशन रिग्रेशन के, उसमें से भी हमने मेन क्वेश्चंस जो सॉल्व कर लिए हैं। रिग्रेशन में बस बच्चों इतना ही है, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, प्रोबेबल एरर, r² 1 - r² और थोड़ी बहुत और चीज़ें, ठीक है। तो इसी पे बेस ये सारे क्वेश्चन है। दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। तो आज आके बच्चों हमारा ख़त्म हो जाता है क्या? आज जाके हमारा ख़त्म हो जाता है लेवल 1 का सारा रिविज़न। और लेवल 1 का क्वेश्चन बच्चों 50 से 55 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। सो लेवल 1 और लेवल 2 को पक्का कर लो और लेवल 3 को थोड़ा सा टच कर लो। सिर्फ रिवीजन सीरीज कर लो या सिर्फ बुकलेट कर लो या सिर्फ मॉड्यूल कर लो, एंड देन वी आर डन विथ मैथ्स, ठीक है। सो ऑन दिस गुड नोट आई एम एंडिंग अप दिस सेशन। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।